नमस्ते दोस्तों। तो क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ में अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 यानी कि स्टाफिंग पर। स्टाफिंग जो है आपका मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद। और इसमें भी हम वही इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इम्पोर्टेंस ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और इसके कुछ एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के मेथड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग इज primarily concerned with finding the right person for the right position at the right time। सही समय पे सही काम के लिए सही व्यक्ति को चुनना स्टाफिंग कहलाता है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में मिलकर जो भी स्ट्रक्चर डिसाइड किया है उसमें हर एक पोजीशन के लिए हमें किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और ये मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, जैसे जैसे लोग रिटायर या रिज़ाइन करते जाते हैं वैसे वैसे हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ती है और कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से भी हमें लोगों की ज़रूरत बढ़ती जाती है। तो स्टाफिंग का प्रोसेस भी कंटिन्यूसली चलता रहता है। नहीं चल रहा होता, रिक्रूटमेंट हो गया होता है तो ट्रेनिंग का चल रहा होता है, जो सब स्टाफिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। बिल्कुल, जो वर्क फोर्स है उसे केवल रिक्रूट या ट्रेन करना नहीं बल्कि उसको मेंटेन रखना है ना, उनके सैलरी को उनमें इंक्रीमेंट देते रहना टाइम टाइम, और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इसके लिए पूरा एक ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन बना होता है ना, एचआर मैनेजर होता है, आपने सुना होगा कई जगहों पर। तो ये सब कम स्टाफिंग में आता है। आपको ऑब्टेन करना है, फिर मेंटेन करना है कैपेबल और कॉम्पिटेंट लोगों को अपनी जितनी भी पोजीशंस है टॉप से लेके बॉटम तक उन्हें फिल करने के लिए। ठीक, चाहे न्यू ऑर्गेनाइजेशन चाहे एग्जिस्टिंग, सब में ही स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। क्या इंपॉर्टेंस है कि फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सनल, जो बेस्ट पर्सनल है ना, योग्य व्यक्ति है, उससे जॉब्स को फिल करना, ऐसे लोगों से जॉब्स को फिल करना। बेटर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहना समय के साथ साथ। ठीक, इसके लिए भी स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। सर्वाइवल और ग्रोथ, बिजनेस सर्वाइव करे और ग्रो करता रहे समय के हिसाब से धीमे धीमे, इसके लिए भी स्टाफिंग की ज़रूरत है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हैं यानी कि स्टाफ है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और एचआर मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। ये जॉब सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉयज़ का मोरल भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये प्रोसेस है। स्टाफिंग फंक्शन हमेशा अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए मैनेजमेंट को, जिससे कि आगे जाके कोई भी दिक्कत ना आए। सही तरीके के एम्प्लॉयज़ अगर नहीं अवेलेबल होंगे तो मटेरियल वेस्ट होगा, टाइम, एफर्ट, एनर्जी सब वेस्ट होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी घट जाएगी और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बहुत ख़राब निकलेगी। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वांटिटी में, सही समय पे, सही क्वांटिटी में सही तरीके के लोग आपको मिल जाएं। ठीक, उनको एडिक्वेट जो भी ज़रूरत ट्रेनिंग है वो दी जाए, है ना, और हायर प्रोडक्टिविटी के लिए उनको मोटिवेट किया जाए और कैसे, इंसेंटिव प्रोवाइड करके। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग से बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक फंक्शन है, क्योंकि जैसे ही प्लानिंग हो जाती है, ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है, वैसे ही हमें स्टाफ की ज़रूरत तुरंत ही पड़ती है ताकि हम काम शुरू कर सकें और ये सारे खर्चे जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में हुए उन्हें वापस रिकवर कर सकें। साथ ही साथ डायरेक्टिंग से इस तरह से लिंक है कि डायरेक्टिंग जो है आपको, आप तभी डायरेक्ट कर पाओगे लोगों को काम क्या करना है, कैसे करना है, जब लोग सामने मौजूद होंगे। लोग ही नहीं होंगे तो आप उन्हें काम नहीं बता पाओगे। ठीक है, स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन क्या करता है, मैनेजमेंट के ह्यूमन एलिमेंट से डील करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका मेन टास्क हो जाता है कि वो ह्यूमन कंपोनेंट को मैनेज करे और कॉम्पिटेंस, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस के एक्सटेंट तक लेके जाए। ठीक है, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टाफिंग के लिए कोई अलग सेक्शन नहीं होता है। जो एग्जिस्टिंग मैनेजर्स होते हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टाफिंग के सारे काम, जैसे कि एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, उनकी सैलरी देना, उनकी वर्किंग कंडीशन और वेलफेयर का ध्यान रखना, सब करते हैं।
जबकि जब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे एक सेपरेट डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फॉर्म होता है और बढ़ता है। ठीक है, तो इसका काम ही यही होता है कि उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं जो पीपल को मैनेज करना जानते हो। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कहा जा सकता है कि इट इज द आर्ट ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, कई बार जो आम लोग हैं, है ना, ले पर्सन हैं जो बिजनेस की स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट वर्ड का मतलब यही समझते हैं जो हम एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से यहाँ जान पा रहे हैं। ठीक है, उनको लगता है मैनेजमेंट का मतलब केवल जो लोग हैं जिनसे हमें काम निकलवाना है उनको मैनेज करना बस। इसीलिए आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि ये मैनेजमेंट की पहचान है आम लोगों के बीच। स्पेशलाइज एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय ह्यूमन रिसोर्स पर्सन। क्या क्या स्पेशलाइज एक्टिविटी इनको करनी है? रिक्रूटमेंट करना है, यानी कि क्वालिफाइड लोगों के लिए सर्च करनी है, एनालाइजिंग जॉब्स, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स एंड टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। ये क्या क्या जॉब है, वो क्या, उसमें क्या क्या काम होते हैं, इन सबको समझना, उसको प्रिपेयर करना। सिलेक्शन, सेलेक्ट करना लोगों को, उनको कंपनसेट कैसे करेंगे, क्या सैलरी देंगे, क्या कमीशन देंगे, इंसेंटिव, इंक्रीमेंट एक्सेट्रा। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उनको समझाना शुरुआती समय में कि काम क्या है, हमारा बिजनेस किस चीज़ पे चल रहा है, आपका मेजर काम क्या क्या होगा, और उनको प्लेस कर देना उनके उनके डिपार्टमेंट में जिससे कि वो काम सीखना चालू कर सकें। अगर ज़रूरत है तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी करें, है ना, ताकि उनका करियर ग्रोथ भी हो और परफॉर्मेंस भी उनकी एफिशिएंट हो जो फर्म को मदद करे। परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनका काम कैसा चला 1 साल में, 2 साल में, ऐसा अप्रेजल एक लेते रहें, चेक लेते रहें। मेंटेनिंग लेबर रिलेशन एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, यानी कि जो भी लोअर मोस्ट वर्क फोर्स यानी लेबर्स हैं उनसे एक रिलेशन स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है, और उनकी यूनियन से, अगर उनकी यूनियन बनी हुई है तो उनकी यूनियन के मैनेजमेंट से भी रिलेशन स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। हैंडलिंग, अगर आपको लग रहा हो कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप 0.75x पे वीडियो प्ले करना है। ठीक है, हैंडलिंग ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स, यानी कि जो भी शिकायतें हैं एम्प्लॉयज़ की, जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं काम करने में, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ सामान की ज़रूरत है ना, उन सबको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब कुछ आना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल को। सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर जो एम्प्लॉयज़ का है उसको ध्यान रखना, जैसे कि आपने सुना होगा EPF, GPF एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये फंड्स हैं जो सोशल सिक्योरिटी फंड है, यानी कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, फ्यूचर बेनिफिट के लिए। लेकिन वहीं अगर कोई गलत तरीके से कंपनी पे केस करता है एम्प्लॉय, या वो गलत मांगे करता है, तो फिर ऐसे केस में लीगली जाना और कंपनी को डिफेंड करना भी ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल का काम है। ठीक है, आगे चलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे कैसे बढ़ा। सबसे पहले लेबर रिलेशन ऑफिसर होते थे, मतलब कि जो भी लेबर फैक्ट्री में काम कर रही है उससे रिलेशन कैसे मेंटेन, कौन मेंटेन करेगा, उसके लिए एक लेबर वेलफेयर या लेबर रिलेशन ऑफिसर होता था। फिर धीमे धीमे पर्सनल मैनेजर आया, मतलब कि वो व्यक्ति जो सारे स्टाफ को मैनेज करेगा। और अब आपके मॉडर्न ज़माने में जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यानी कि ये सारी चीज़ें A to Z कवर करता है जो भी ह्यूमन एलिमेंट है हमारा उससे। स्टाफिंग का प्रोसेस, सबसे पहले एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें टोटली लोग कितने चाहिए हैं अलग अलग पोस्ट पे। ठीक, वर्कलोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस इसमें आती है कि भाई काम है कितना कितना और कितने कितने लोगों द्वारा किया जा सकता है। रिक्रूटमेंट, उसके बाद एक प्रोसेस शुरू करना, सर्च करने का लोगों को कि कौन कौन लोग हमारी जॉब के काबिल है, उनको इनकरेज करना लोगों को कि भाई आप हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। इसका लास्ट स्टेप होता है सिलेक्शन, उसमें से हमें बेस्ट पर्सन को चूज करना है। ठीक है, जितने भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं उनमें से। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, उनको प्लेस करना कि भाई ये काम आपको करना है इस जगह पे, और ओरिएंटेशन मतलब कि उन्हें समझाना कि कंपनी के रूल्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं, किस तरीके से काम करती आ रही है, कंपनी के बारे में एक क्विक ओवरव्यू देना। ठीक, और उनके काम के बारे में भी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर क्या आता है भाई, जिस भी काम के लिए जिस भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, उन्हें
उनकी स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे उनके लिए वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये बहुत लंबा पार्ट है ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक, उन्होंने एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कैसा काम किया, है ना, अच्छा किया, खराब किया, पिछले उनके पिछले उससे कंपैरिजन, उनके साथियों से कंपैरिजन जो सेम पोस्ट पे है, जिनके सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क मिला हुआ है, साथ ही साथ कितना इंक्रीमेंट इन्हें दिया जा सकता है, इसको तय करने के लिए ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं लगभग सभी फर्म्स में। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, फिर ये भी ज़रूरी है कि आप अच्छे काम करने वालों को मोटिवेट करें, उनको इंक्रीमेंट दें, उनको प्रमोशन दें, उनकी करियर ग्रोथ में मदद करें, जिससे कि वो हाईली मोटिवेटेड रहें फर्म के प्रति। कंपनसेशन, उनकी जो सैलरी है, फाइनेंशियल जितने भी तरीके के पेमेंट्स हैं उनको प्लान करना, ये सब कुछ स्टाफिंग में आता है। तो क्या क्या कंपोनेंट हो गए आपका, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ठीक। इनको हम डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट क्या है भाई, अभी हमने देखा कि लोगों को सर्च करना कि कौन कौन हमारे एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं और उनको इनकरेज करना कि वो उसके लिए अप्लाई करें, ठीक। डिफरेंट सोर्स आइडेंटिफाई करना लेबर सप्लाई के, ठीक। इवैल्यूएट वैलिडिटी ऑफ डिफरेंट सोर्स, जिस चीज़ के साथ ला रहे हैं वो सही तरसते हैं कि नहीं, मोस्ट सूटेबल सोर्स क्या है, इस तरीके से हम रिक्रूटमेंट प्लान करते हैं और अट्रैक्ट करें लोगों को, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को, कि वो हमारे यहाँ अप्लाई करें, ठीक। कई सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्स, प्रमोशन, ट्रांसफर, मतलब कि कई बार हमें कोई वैकेंट पोस्ट के लिए व्यक्ति चाहिए, लेकिन हम एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल सोर्स अपने ही फर्म में से ही किसी को उठा के उस पोस्ट पे रखना चाहते हैं, तो हम किसी नीचे की पोस्ट को प्रमोशन दे सकते हैं या किसी इक्विवेलेंट पोस्ट को ट्रांसफर दे सकते हैं। देखिए, अब डिमोशन नहीं दे सकते किसी पोस्ट को फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। फिर एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत सारे हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधे आपको पता था कि ये हमें काम चाहिए और आप किसी को जानते थे कि ये व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, आपने उसको सीधे रिक्रूट कर दिया। कैजुअल कॉलर, अक्सर लोग आपके यहाँ मतलब लोग फर्म में कॉल करते थे कि आपके यहाँ कभी कोई रिक्रूटमेंट हो या आपको किसी की ज़रूरत हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा, अपना CV छोड़ जाते हैं एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करना, एक जगह रखे रहना, और जब रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़े तो उन कैजुअल कॉलर्स को कॉन्टैक्ट करना कि हाँ, अगर आप अभी भी खाली हैं तो हमारे यहाँ ये पोस्ट क्रिएट हुई है। एडवर्टाइजमेंट देना न्यूज़पेपर में, टीवी में, ठीक है, सोशल मीडिया पे कि हमें लोगों की ज़रूरत है एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कुछ जगहें हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स कॉन्टैक्ट रखते हैं जिससे कि वो एक दूसरे को लिंक हो सके, और ऐसी जगहों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं। ये कई बार गवर्नमेंट भी होते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अक्सर जो है कुछ एजेंसीज होती हैं जो अलग अलग कॉलेजेस या अलग अलग लोकेशंस पे रहती हैं, जो केवल जॉब दिलवाने के काम ही करती हैं, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट, अब स्कूल कॉलेज में जाके जब वहाँ पे फाइनल रिजल्ट आने वाला है या फाइनल एग्जाम से थोड़ा पहले या बाद, अब जाके सीधे स्टूडेंट से मिलके जो आपके तरीके के, आपके यहाँ जो भी स्किल या डिप्लोमा या डिग्री चाहिए वो कोर्स करके जस्ट पास आउट होने वाले हैं, हुए हैं, उनको रिक्रूट कर सकते हो। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, आपके ही एम्प्लॉय द्वारा रिकमेंड किया गया कोई दूसरा व्यक्ति जो किसी और फर्म में सेम काम पे, सेम पोस्ट पे काम कर रहा हो या कर चुका हो, है ना, उनको आप ले सकते हो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं कुछ जो बल्क में लेबर लाते हैं जब आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट छोटे समय के लिए परफॉर्म करना हो तो। वेब पब्लिशिंग, ऑनलाइन भी आप इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, वो एडवर्टाइजमेंट कवर कर दिया था मैंने वैसे, ठीक है। ये सब हो गया। इंटरनल सोर्सेज उठाने का फ़ायदा क्या है, ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ये सिलेक्शन और प्लेसमेंट के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को पहले से पहचानते हो, अच्छे से जानते हैं उसकी क्या स्किल है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब आपको पता होता है, तो बहुत कम खर्चे में आपका काम हो जाता है। इसमें एम्प्लॉयज़ जो पहले से काम कर रहे हैं उनका काम ही उनकी ट्रेनिंग हो जाता है एक हद तक, ठीक है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बहुत हायर जॉब के लिए चाहिए तो आपको ट्रेनिंग देनी होगी बस। और इससे क्या होता है कि कई बार जो सरप्लस वर्कफोर्स कहीं की है वो उसको आप दूसरी जगह शिफ्ट भी कर पाते हो, है ना। जहाँ पे शॉर्टेज है उस डिपार्टमेंट में, जहाँ पे सरप्लस वर्कफोर्स है वहाँ से आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक। तो ये भी फ़ायदे हैं। ये बहुत इकोनॉमिकल और चीपर है जैसा कि मैंने बताया। नुकसान क्या है, फ्रेश टैलेंट को रोक देता है। एम्प्लॉय कई बार लथार्जिक हो जाते हैं कि भैया हाँ, ये कंपनी तो हमारे लिए अच्छा अच्छा कर ही रही है, ये हमें तो निकालेगी नहीं, करते रहो आराम से काम, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं महसूस होती फिर इनको।
न्यू कंपनी कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर कोई कंपनी नई खुली है, नया नया स्टाफिंग कर रही है, तो फिर वो इसको नई तारीख इस तरीके का अप्लाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये कंटिन्यूस या एग्जिस्टिंग कंपनी में ही यूज हो सकता है। रिड्यूसेस द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन लोगों में चला जाता है, क्योंकि अगर लोगों को ये डर बना रहेगा कि हाँ भाई बाहर से भी लोग लिए जा सकते हैं, केवल हम ही ऑप्शन नहीं है इनके लिए, तो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते रहेंगे, और इन सभी कारणों की वजह से प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती है। ठीक। एक्सटर्नल सोर्सेस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, जैसे मैंने आपको बताया वही तरीके हैं। ठीक। इनके फायदे नुकसान देख लेते हैं। फायदा क्या है, क्वालिफाइड पर्सनल आपको मिलता है। आप जब नया फ्रेश टैलेंट ही चूज करने निकल रहे हो बाहर, तो आप अपने जो जो डिग्री, डिप्लोमा, स्किल चाहते हो सामने वाले में, वो सब आप मांग सकते हो, और कोई ना कोई आपको अच्छा व्यक्ति मिल ही जाएगा अक्सर, मतलब यह एक आज ज़्यादातर केसेस में, जो वो सारे कोर्सेज किया होगा, है ना। वाइडर चॉइस, बहुत वाइड चॉइस होती है आपके पास। भाई इंटरव्यू में तो आपको कुछ ही लोग मिलेंगे, वाइड बाहर क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं। फ्रेश टैलेंट, नया व्यक्ति आता है, नई चीज़ें लेके आता है ना। हालांकि एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, ये भी अब पढ़ेंगे आगे। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, पुराने एम्प्लॉइज में एक स्पिरिट बनी होती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम ही हमारा ही ट्रांसफ़र या प्रमोशन करें, ये बाहर से भी लोगों को ला सकते हैं। डीमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस, जो बाहरी सोर्सेज हैं उससे सिलेक्शन करने में क्या क्या नुकसान है रिक्रूटमेंट करने में। एक तो एग्जिस्टिंग स्टाफ डिससेटिस्फाई होता है कि भाई देखिए हमारी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, हमें प्रमोशन ना देके बाहर से ला रहे हैं नए लोगों को। लेंदी प्रोसेस होता है ना, टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी, पैसा सब खर्च होता है आपका बाहर से रिक्रूटमेंट करने में, इसीलिए इसको कॉस्टली प्रोसेस भी कहा गया है। ठीक। लेंदी यानी टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली यानी कि एनर्जी और फाइनेंस कंज्यूमिंग, है ना। डिफरेंस एज यूजुअल आप लोग खुद पढ़ेंगे। फिर आता है आपका अगला स्टेप, सिलेक्शन। ठीक। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट हो गया, अब आया सिलेक्शन। Selection is the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospect candidates for a job। अब आपने जब इतने सारे लोग लिए कि भाई ये व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर सकता है, अब उनमें से सेलेक्ट करना बेस्ट को, ये भी आपका काम है। और एक ही सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है, जितनी वैकेंसी आपके पास है, या आपके पास 2 पोस्ट खाली हैं, 2 के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हो, 100 लोग आए, आप 4 के लिए कर रहे हो, आप 1 के लिए कर रहे हो, आप 10 के लिए कर रहे हो, तो उतने लोग आपको चुनना है, ठीक है, जो बाकियों से बेटर है। तो सबसे तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। पहले पहले आप उनके एप्लीकेशन फॉर्म, बायोडेटा, इन सब के बेसिस पे उन्हें छांटते हो। ठीक है। कई बार जो है क्या कहते हैं कि आप उन्हें इंटरव्यू बेसिस पे भी छांट सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है तो बेस्ट रहेगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही छांट दो। ठीक। उसके बाद जो बचता है उसका आप टेस्ट लेते हो। कई तरीके के टेस्ट लिए जा सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है। ये सब टेस्ट कैसे होंगे, इसके लिए पहले से साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ टेस्ट जो है अवेलेबल है मार्केट में, जिन चीज़ों को, जिन क्वेश्चंस को, या जिन गिवन इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आप क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर फॉर्म कर सकते हो, जिससे कि आप उस सामने वाले का आईक्यू टेस्ट कर सको, है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट कर सको, वो नई स्किल सीखने में कितनी टाइम लेगा, है ना। पर्सनालिटी टेस्ट, इमोशनली कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, बिलीफ कैसा है, उसका वैल्यूज़ क्या है उसमें, है ना, स्टेबल है कि नहीं है, लोगों से गेट अलॉन्ग होने में कितना टाइम लेता है, मैच्योर है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप पर्सनालिटी उसकी टेस्ट कर सकते हो। ठीक। ट्रेड टेस्ट, वो प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, किस चीज़ में बेस्ट है, किस चीज़ में अच्छा है ना। जिस तरीके का आपको ट्रेड में सिलेक्शन करना है, उस तरीके में बेटर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। और इंटरेस्ट, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, जो उसको सेटिस्फाई करे, वो खुशी खुशी काम करे आगे। इसमें आप इंटरव्यू लेते हो, उसके बाद जिनको आप टेस्ट के बेसिस पे छांट लेते हो, है कि भाई हमने 100 लोग आए थे हमारे अप्लाई करने, हमारे यहाँ 5 वैकेंसी थी, तो पहले तो हमने 100 में से 50 चुन लिए जिनका एप्लीकेशन फॉर्म परफेक्ट था। फिर 50 में से हमने क्या किया, टेस्ट लिया, और हमने 12-15 ऐसे लोग चुन लिए। फिर हमने इंटरव्यू लिया। ठीक। इंटरव्यू लिया, उसके बाद लगभग इंटरव्यू के बाद उतने ही लोग बचते हैं अक्सर जितने आपको चाहिए होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए 12 चाहिए तो 12 ही लोग आप लेते हो, 15 चाहिए तो 15 लेते हो, और बाकी को आप वेटिंग लिस्ट में, कुछ लोगों को आप वेटिंग लिस्ट में डाल देते हो। क्यों? क्योंकि जब आप रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हो ना, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो इन सब में जॉब ऑफर देते हो सामने वाले को कि पता नहीं वो फाइनली एक्सेप्ट करे ना करे, है ना,
जॉब करने को तैयार हो, तो इन सब में कई लोग पीछे खुद हट जाते हैं या फेल हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते ऐसे लोग, ठीक। तो इसलिए आप बहुत एक्स्ट्रा लोग लेके नहीं चलते हो, वेटिंग लिस्ट अक्सर लोग निकाल देते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर सब लोग सब कुछ पास कर गए और सभी जॉब लेना चाहते हुए, तो फिर आप कैसे रख सेलेक्ट करोगे सबको, जब आपने जितनी वैकेंसी उससे ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू में पास कर दिया होगा तो, ठीक है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, वो हमारे ऑफिस में फर्म में किसको जानता है, कोई उसको जानता है, उसके बारे में बता सकता है, वेरीफाई कर सकता है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, वो कहीं किसी गलत चीज़ों में तो नहीं है ना। पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है कई बार। सिलेक्शन डिसीजन, उसके जब वो सारे हर्डल पार कर देता है तो फाइनल डिसीजन के पहले व्यू और ओपिनियन ले जाते हैं कंसर्न मैनेजर के, जहाँ पे भी आप उससे एम्प्लॉय करने वाले हो, कि भाई ये व्यक्ति आपको सही लग रहा है कि नहीं। ऐसा प्राइवेट में ही होता है, गवर्नमेंट में नहीं होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन लेकिन हर जगह होता है कि भाई आप मेडिकली फिट हो कि नहीं, जो काम आपको दिया जा रहा है उसे करने के लिए। फिर आपको दिया था जॉब ऑफर कि हाँ भाई हम आपको सेलेक्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ये लीजिए ऑफर, आप क्या हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कि नहीं, ये आपका पे स्केल रहेगा, ये आपके अदर बेनिफिट्स रहेंगे, ठीक है, ये आपके रीजनेबल टाइम में प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक्सेट्रा। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इतने दिन में हमारे यहाँ रिपोर्ट करो, ठीक, ये सब चीज़ें उसमें दी रहती हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयमेंट, अगर वो एक्सेप्ट कर ले कैंडिडेट कि हाँ भाई मैं जॉब लेने को तैयार हूँ, तो एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसमें सभी कुछ डिसिप्लिनरी रूल्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब टाइटल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लीव रूल्स, आवर ऑफ वर्क, अलाउंसेस, सब कुछ दिया होता है और दोनों पार्टी उसे साइन करती है। फिर आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Training refers to a process of increasing the knowledge, skills and ability of employee for doing a particular job। जैसा कि आपको समझ में आया हुआ स्टेटमेंट से, भाई कोई काम आपको करवाना है उनसे और उसमें उसकी स्किल्स नॉलेज कुछ कम पड़ रही है, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए आप उसको ट्रेन करते हो, ठीक है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के क्या फ़ायदे हैं भाई? देखिए दोनों तरफ फ़ायदे होते हैं इसके, ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होता है और एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होता है। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है? सिस्टमैटिक लर्निंग, एक सही तरीके से चीज़ों को सीखने का सीखने का मौका जब एम्प्लॉयज़ को मिलता है, तो वो जो है आप उन्हें बेटर यूज़ कर पाते हो, आप अपने सारे रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज़ कर पाते हो। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जब सबको वो चीज़, वो काम करना बेहतर तरीका आ जाता है उस काम को करने का, तो आपकी फर्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर, यही एम्प्लॉयज़ आगे जाके आपको प्रमोशन होते होते कुछ समय बाद, काफ़ी समय बाद फ्यूचर मैनेजर मतलब मैनेजर बन जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग के कारण इनको पता चल जाता है कि भाई और ज़्यादा अपनी एबिलिटी से ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब्स कैसे पकड़नी है और कैसे करनी है ना। एम्प्लॉयज़ का मोराल भी बढ़ता है कि हाँ भाई कंपनी चाहती है कि हम बेटर हों और हम जो है इसके लिए अपना बेस्ट भी देंगे। बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलते समय के साथ साथ एनवायरनमेंट के साथ साथ पुराने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को कोप अप कराने के लिए भी बीच बीच में ट्रेनिंग्स रखनी होती है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा है? करियर ग्रोथ, भाई उनको एक और स्किल, एक और नॉलेज में उनकी बढ़ोतरी हुई। इंक्रीज अर्निंग, जब वो प्रमोट होंगे उस स्किल उसके बेसिस पे काम अच्छा करने के कारण, तो उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रेन वर्कर्स को अक्सर क्या होता है कि जो है कुछ भी मशीन हैंडल करना, मटेरियल हैंडल करने में गलतियां कम होती हैं, तो वो खुद भी सेफ रहते हैं अगर कोई हार्मफुल मशीन या हार्मफुल चीज़ों को, टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो। हाई मोरल, उनका मोरल बढ़ता है, ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन होता है उन्हें, ठीक, क्योंकि वो और ज़्यादा खुश हो पाते हैं। भाई कोई भी खुश होगा अगर अपने काम को और अच्छे से समझ पाए, उसको करने में उसको मज़ा आने लगेगा, अगर उससे गलतियाँ कम होने लगेंगी और काम की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, जो भी प्रोडक्टिविटी है उसकी। अच्छा, ट्रेनिंग किस किस तरीके से होती है? ऑन द जॉब भी होती है और ऑफ द जॉब भी होती है, मतलब काम करते समय ट्रेन करना और काम के बाहर ले जाके ट्रेन करना। करते समय मतलब सीधे सीधे वर्क प्लेस पे जो है, जब एम्प्लॉय सच में काम कर रहा है तो वो सी लर्निंग और डूइंग वाला मेथड इस्तेमाल होता है यहाँ पे, कि वो धीमे धीमे सीखता भी है। कई बार इसके लिए अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, इस तरीके की ट्रेनिंग भी होती है, ठीक। लोग जो हमारी वर्कफोर्स में है ही नहीं, हम उन्हें ट्रेन करते हैं अपने साथ काम करवा के। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है? हम अलग से जो है क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग लेते हैं
काम को देने से पहले, ठीक है। इसको जैसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी इसका एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है? इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, यानी काम शुरू होने से पहले आप पहली पहली बार किसी फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं तो फर्म को जानना, अपने काम को जानना, सराउंडिंग समझना, ठीक है, थियोरेटिकली पूरी तरह से, इसको इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ये ऑफ द जॉब है, ये जो है एक्चुअल वर्क प्लेस से हट के किसी जगह पे की जाती है। यहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट जैसा क्रिएट होता है क्लासरूम में, है ना, डुप्लीकेट मॉडल कह सकते हो आप काम का, जिस पे जो है एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है। ये बहुत काम का होता है मेथड जब आप एम्प्लॉयज़ को बहुत एक्सपेंसिव या सफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट हैंडल कराने वाले हो। जैसे कि जब पायलट्स को ट्रेन किया जाता है तो थियोरेटिकल ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें पहले एक क्या बोलते हैं उसको, सिमुलेटर दिया जाता है, मतलब कि ऐसा प्लेन का कॉकपिट का फॉर्म जो बिल्कुल असली लगे अंदर से, बट जो असली में कोई प्लेन उड़ा ना रहा हो, लेकिन वो पूरा का पूरा ऑपरेशन वैसा ही हो, और किस चीज़ को कैसा करने पे क्या रिजल्ट आता है वो सामने स्क्रीन पे दिखता है, बिल्कुल जैसे कि आप असली प्लेन चला रहे हो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इक्विपमेंट भाई, प्लेन उड़ाने लगे इंसान तो जोखिम में जा सकता है, अगर गलती करेगा तो खुद भी क्रैश होगा, प्लेन नुकसान, लोग अगर कोई साथ में ट्रेनिंग देने वाले बैठे हैं, वो खुद एम्प्लॉई, सब की जान को नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों में बेस्ट रहती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, यानी कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की मतलब इसमें जो है एम्प्लॉय को नहीं, बल्कि जो है किसी ट्रेनी को, किसी अप्रेंटिस को 1 साल 2 साल के लिए रख के हम उन्हें जो है बहुत नॉमिनल सा रेम्युनरेशन देके काम करवाते हैं, जिससे कि हमारा काम भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है और वो भी सीखते रहते हैं, और लास्ट में हम उससे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दे देते हैं। ये कॉमन है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर के बीच, इस तरीके की ट्रेनिंग। आपने देखा होगा कभी कभी अगर आपके घर में कोई पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुछ, तो लोग अक्सर अपने साथ एक असिस्टेंट लेके आते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो, मेजन हो, प्लम्बर हो, है ना। वो एक्चुअली उनको काम सिखा रहे हैं कि भाई आगे जाके वो भी खुद से वो काम कर सकें। इंटर्नशिप ट्रेनिंग बहुत कम समय के लिए होती है, ये अक्सर इंजीनियरिंग, मेडिकल, टीचिंग, जितने भी प्रोफेशंस हैं, एडवोकेट, इनमें यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, 3 महीने 6 महीने के लिए आप उनके साथ काम करते हो या सिर्फ उनको ऑब्जर्व करते हो क्लोजली, जिससे कि आप समझ पाते हो कि काम होना क्या है, ठीक है। तो ये थे आपके ट्रेनिंग मेथड सभी कुछ, ठीक। और स्टाफिंग का चैप्टर इसके साथ ख़त्म होता है। अगला चैप्टर जो है हमारा रहेगा डायरेक्टिंग, यानी कि मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।